हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। शुरुआत करते हैं। यूनिट 4 का पार्ट फर्स्ट है ये। ठीक है। अध्याय 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बच्चों, ये यूनिट की बात कर रहा हूं। अपन आज एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस यूनिट से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का 1 होगा और 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा। तो इस लिहाज से कितने हो गए? ये आपके हो गए 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके एक एक प्रश्न को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन वाला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है? फ्लक्स में परिवर्तन से, समय से, फेरों की संख्या से, कुंडली का प्रतिरोध। इन इंग्लिश देखते हैं। द ईएमएफ ऑफ इंड्यूस्ड in a coil when it is brought near a magnet does not depend on rate of change of magnetic flux, time, number of turns और resistance of coils। तो जो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये जो है किस पर डिपेंडेंट नहीं करता है? तो ये रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका आपको जो विद्युत वाहक बल है, जो फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हमने पढ़ा है, फेराडे का दूसरा नियम। ठीक, तो ये फेरों की संख्या पर तो निर्भर करता है, फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। केवल और केवल रेजिस्टेंस ऐसा पॉइंट है जिस पर ये निर्भर नहीं करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कोइल। ठीक है, अगला, लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से, द्रव्यमान संरक्षण से और संवेग संरक्षण से। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मास कंजर्वेशन लॉ या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लेंज लॉ के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये ऊर्जा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ये। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। आपको याद हो इसका, तो हमने जब लॉ पढ़ा था तो उसमें समझा था कि भाई अपन इसके पास में जब मैग्नेट को लेके आते हैं तो जो वर्क होता है वो इसका काई में बदल रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहा था। और मैंने आपको समझाया भी था कि यहाँ पर विद्युत ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। नेक्स्ट, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है धारामापी को रुद्ररोल में, चाल मापी में, विद्युत ब्रेक में या उपयुक्त सभी में। एडी करंट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस, मेकिंग ऑफ कैलोरीमीटर, डेडबिट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या टू इंक्रीज द। इसमें देखो इंग्लिश में जो ऑप्शन टाइप किए हैं इसमें गलतियां हैं, इसको मैं सुधार देता हूं। ठीक है, पहला है डेड बिट ऑफ गैलोनोमीटर, इसको मेकिंग गैलोनोमीटर डेड बिट, ये सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये सी वाला है, इसको इलेक्ट्रिक ब्रेक करिएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो सही है ये आपका। बाकी ये फोर्थ वाले में यहाँ ऑल अबाउ है ना, ये ऑल अबाउ है, इसको सुधार लेना। तो ये यहाँ पर ऑल अबाउ वाला आपका यानी उपयुक्त सभी आपका आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलती हो गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंड्यूस करंट इज यूज्ड, प्रेरित धाराओं का उपयोग किया जाता है लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ए व बी दोनों, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, तो सामान्यतः इंग्लिश में भी
लेंज लॉ फॉर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ए एंड बी बोथ फॉर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो बच्चों ये सामान्य सी बात है कि ये दोनों ही हैं। लेंज के लॉ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होता है, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होता है, उसको निकालने के लिए दोनों ही नियम का उपयोग किया जाता है। लेंज के नियम का भी किया जाता है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का भी किया जाता है। तो इसका ए और बी दोनों वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो कौन सा है? ए एंड बी बोथ। ठीक, नेक्स्ट। यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसका 100 प्रेरण अनुक्रमानुपाती होता है। n वर्ग, ये वर्ग है ना, n वर्ग के मतलब ये जो ऑप्शन है इस प्रकार से है, n वर्ग n, और ये n लिखा हुआ तो ये √n है, और ये है आपका n क्यूब के। ठीक, इंग्लिश में, इफ देयर आर n टर्न इन द प्लेन देन इट्स प्रोपोगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो देखो ये तो सामान्य सी बात है, जो कुंडली में n फेरे उसका जो 100 प्रेरण होता है, उसकी जो फेरों की संख्या है, जो नंबर ऑफ टर्न है, उनके वर्ग की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सबसे पहले आते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, रिक्त स्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन चेंज इन, देखो अब आपका किस में परिवर्तन करने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है? तो आपको याद है कि चुंबकीय फ्लक्स में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हिंदी में चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है, या तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाए जाते हैं। द रिड्यूस ब्लैंक द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। ठीक है, तो भाई ट्रांसफार्मर के जो इसमें आंसर ही लिख दिया है ना, कि इसमें आ जाएगा कि भाई टू रिड्यूस, यहाँ पर ईडी करंट, देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप ध्यान रखिएगा इसमें भी ट्रांसलेशन करने में क्या हुआ है। यहाँ ये लेमिनेटेड जहाँ लिखा है ना आपका, ब्लैंक यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी माध्यम वाले। भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड क्या बनाए जाते हैं? पटलित बनाए जाते हैं, लेमिनेटेड बनाए जाते हैं। ठीक है, लेमिनेटेड बनाए जाते हैं, पटलित बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान के बराबर होता है, या द ब्लैंक्स कोइल न्यूमेरिकली इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इट इज यूनिटी। तो आपको ये मैं बता दूं कि हम लोगों ने जब सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, ठीक है, तो ये आया था, आपको याद हो कि हम लोगों ने जब फाई का जो di/अपन करते थे, फ्लक्स में धारा के मान में परिवर्तन की दर को क्या लेना है? एकांक लेना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो 100 प्रेरण होता है, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंतरिक मान किसके बराबर आया था? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंतरिक मान आया था किसके? 100 प्रेरण के बराबर, यानी ईएमएफ का के इक्वल होगा आपका, ईएमएफ इक्वल होगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस के। ठीक है, यह फॉर्मूला दिमाग में आ गया होगा, कहाँ से कैसे निकाला था एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू d∅/dt होता है, और इसकी जगह अपन ने क्या लिखा था? फाई इज इक्वल टू, आपने Li लिखा था, L कांस्टेंट हो गया था, di/dt हो गया था, इसको आप 1 लेना है। तो विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा? ईएमएफ के बराबर होगा, यानी विद्युत वाहक बल 100 प्रेरण के बराबर होगा। नेक्स्ट, भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा के रूप में अपव्यय हो जाता है। ड्यू टू एडी करंट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, तो बच्चों आप हीट के फॉर्म में, इसके रूप में हीट के फॉर्म में व्यय हो जाता है, यानी कि ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। नेक्स्ट, एक कुंडली के अंदर
एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्व प्रेरण क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है बच्चों। बाय कीपिंग द कोर ऑफ आयरन इनसाइड अ कोइल इट सेल्फ इंडक्टेंस इज, तो लोहे का क्रोड रखेंगे तो उसका स्व प्रेरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या क्या हो जाता है यहाँ पर, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होती है। द इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तो सेकेंड लॉ है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के, फैराडे का द्वितीय नियम है, विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ना। नेक्स्ट, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, आंसर इन वन सेंटेंस। स्व प्रेरण का एसआई मात्रक लिखिए। राइट द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो बच्चों स्व प्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, एसआई यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस की क्या है आपके पास, हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो इसका वेबर क्या है बच्चों, वेबर। राइट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यूनिट है आपकी वेबर। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आंसर देने जैसे आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो स्व प्रेरण कितने गुना हो जाएगा। देखो लंबाई में परिवर्तन करना नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि स्व प्रेरण में जो फेरों की संख्या होती है, फेरों की संख्या के वर्ग, स्व प्रेरण जो फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। फेरों की संख्या आपने यहाँ कितनी करी, 2 गुनी करी। ठीक है, फेरों की संख्या हमने यहाँ पर कितनी करी है, 2 गुनी कर दी है। तो फेरों की संख्या 2 गुनी करने का मतलब हुआ कि जो 2 का 2n का वर्ग कर दोगे तो 2n वर्ग यानी 4n वर्ग हो जाएगा। यानी आपने देखो, कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ कोइल अनचेंज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल डबल्ड, नंबर ऑफ टर्न डबल करें तो जो स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ टर्न यानी 2 टाइम्स करके स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। तो सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्व प्रेरण आपका कितने गुना हो जाएगा बच्चों, तो 4 गुना हो जाएगा। इंग्लिश में कितना हो जाएगा, तो कितने, हाउ मेनी टाइम्स, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, विद्युत जड़त्व किसे कहते हैं, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा कि जैसे आपने जानते हैं ना, जिस प्रकार से जड़त्व के कारण वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार से कुंडली स्व प्रेरण के कारण धारा परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि एज इनर्शिया ऑफ बॉडी अपोजेस द चेंज ऑफ इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, सिमिलरली द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोइल अपोजेस द चेंज इन करंट इन द कोइल। नेक्स्ट, 2 प्रेरक कुंडलियों के लिए स्व प्रेरण L1 L2 है और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 2 कोइल सेल्फ इंडक्टेंस है L1 L2 और उनको काई में जोड़ा गया है, सीरीज में। और नेट चाहिए तो बच्चों नेट का इसका आंसर सिंपल सा है, इसका डेरिवेशन भी किया था अपन ने, तो L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। ये नेट सेल्फ इंडक्टेंस का आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा होती है। तो जब भी आप किसी, देखो अपन ने पढ़ा था, जब स्व प्रेरण पढ़ा था तो अपन ने डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा था कि इसमें ये कुंडली कोइल होती है। ठीक है, और कोइल के साथ यहाँ आपने क्या जोड़ा था, एक बल्ब जोड़ दिया था इस टाइप से, और इसका अपन ने कनेक्शन एक बैटरी से कर दिया था। जैसे ही अपन इसको जो परिपथ को भंग करेंगे यानी सर्किट को ब्रेक करेंगे तो फ्लक्स जो होगा, परिवर्तन फ्लक्स क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होने के कारण पहले जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका जो धारा जाएगी। यानी कि जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होगी, मुख्य धारा की दिशा में होगी। किधर होगी, तो डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, डायरेक्शन ऑफ मेन करंट।
किस किस दिशा में होगी, तो डायरेक्शन ऑफ मेन करंट मुख्य धारा की दिशा में होगी। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहां से। राइट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, मैं अभी केवल क्वेश्चन बैंक के हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट ले रहा हूं, ठीक है। टॉपिक में केवल जो क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट उसी का आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो फैराडेज का पहला लॉ आपको ये बताया गया था, ठीक है, कि भाई जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या फिर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और यह घटना कब तक जारी रहती है, जब तक कि उसके फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और ये ईएमएफ कब तक बना रहता है, जब तक कि फ्लक्स में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है वो कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, ठीक। दूसरा नियम क्या था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये 2 नियम थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखे। तो पहला क्या लिखेंगे कि फ्लक्स में विद्युत फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक बना रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। दूसरा क्या लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। स्टेट लेंज लॉ, एक्सप्लेन द लेंज लॉ इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो आपको थोड़ा सा लेंज का लॉ बता देता हूं कि भाई ये आपकी कोइल है, ठीक है। यहां से आपका मैग्नेट आ रहा है, ये एन और एस ये मैग्नेट है। और अब एक मैग्नेट को, एन कोइल को अगर आप पास में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एन पोल को, इसी टाइप से यहां पर अपन, ये एन है और ये एस है और इसको आप दूर लेके जाए। अब जब कुंडली के पास में आप इसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एन पोल को आप पास में लेकर आते हैं तो इसमें क्या हो जाती है, आपकी धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। और किधर उत्पन्न होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ क्या कौन सा पोल बन जाएगा, आपका एन पोल बन जाएगा। यहाँ पर दूर जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा और ये पोल एस बन जाएगा। बहुत शॉर्टकट चल रहा है। अब ये एन और एन में क्या होता है, रिपल्शन होता है। देखो अब इस पे ये एन पोल आया क्यों, क्योंकि इसके पास में आने के कारण मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण, यहाँ पर एन पोल आ गया। यहाँ फ्लक्स डिक्रीज होने के कारण यहाँ एस पोल आ गया। तो अब ये देखो ये दूर जा रहा है तो ये इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये यहाँ पास में आ रहा है तो ये इसका फिर विरोध कर रहा है, क्योंकि समान प्रकार के जो ये होते हैं पोल, उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है यानी कि रिपल्शन होता है। और यहाँ पर भी विपरीत प्रकार के पोल में आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला जो मामला हो रहा है, तो ये इससे ये मालूम पड़ गया अपने को। पहले तो डेफिनेशन क्लियर होगी लेंज लॉ की, क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज लॉ के नियम के अनुसार, ठीक है, यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है, या उस कॉज का अपोज करता है जिसके कारण ये स्वयं प्रोड्यूस्ड हुआ है। इंग्लिश में इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब ये बता रहा है कि अपने को ये भी बताना है कि लेंज का लॉ ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो आपने जैसे ही इसको पास में लाया तो यहाँ जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है बच्चों, तो ये मैकेनिकल वर्क यहाँ काई में कन्वर्ट हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मैकेनिकल वर्क जो कन्वर्ट हो रहा है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉयड नहीं हुई है, उसका फॉर्म चेंज हो गया है, यानी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। नेक्स्ट, भंवर धाराएं क्या है, उसकी हानियां लिखिए। व्हाट इज एडी करंट, राइट देयर लॉसेस। देखो सबसे जो भंवर धाराएं जो है, मान लो कि आपके पास कोई ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है,
या आपका पास जो मेटेलिक कॉइल है या जो भी है, इसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको चलाया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चलने के कारण क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने के कारण वहां पर क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, और जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन वो उसका क्या करेगा, उस फ्लक्स उसका विरोध करेगा, किसका, जिस टुकड़े के कारण हो, और जो उत्पन्न होता है ना फ्लक्स, तो वो उसका शेप कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, भंवर जैसा होगा, यानी ईडी जैसा होता है, जैसे पानी में बनते हैं ना जो भंवर, वैसा बनेगा। तो इस कारण से पानी में बनने वाले भंवर के समान होने के कारण इसको क्या कहा गया, भंवर धाराएं कहा गया, ईडी करंट बोला गया। इसको साइंटिस्ट फोकाल्ट ने बताया था, इसीलिए इसको फोको धाराएं भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है, फोको धाराओं के नाम से परीक्षा में आ जाए तो भी घबराना नहीं है, इसका एक नाम और है फोको धारा, ठीक। तो अच्छा, हानि क्या है, तो हानि है यहाँ पर ऊष्मा के रूप में हानि हो जाती है, ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में यहाँ पर व्यय होती है, सबसे बड़ी हानि ही यही है इसकी, ठीक है। तो भंवर धारा है, तो एक चक्करधार के रूप, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें जो धारा प्रेरित होती है वो उसका आकार कैसा होता है, पानी में बनने वाले भंवर के समान होता है, पानी में बनने वाले भंवर के समान होता है, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका शेप कैसा होता है, पानी में जो ईडीज बनती है उसका जैसा होता है, इस कारण से इसे क्या कहा गया, ईडी करंट। और इसमें लॉस क्या है, तो लॉस ये है कि इसकी एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, ठीक, ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। नेक्स्ट, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहला डिफरेंस कि भाई इसमें अगर फ्लक्स में चेंज होता है, फ्लक्स में चेंज होता है तो सेम कुंडली, यानी जिसके फ्लक्स यानी फ्लक्स में परिवर्तन होने इसके कारण उसी कुंडली में, फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसी कुंडली में जिसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन, उसी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। इधर क्या होगा अन्योन्य में, तो अन्योन्य में ये होगा कि एक कुंडली में धारा में मान में परिवर्तन करने पर, एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी कि पहली कुंडली, मतलब कुंडली जैसे कि जिस कुंडली में, यानी जिस कोइल में फ्लक्स में चेंज होता है, जिस कोइल के फ्लक्स में चेंज होता है और उसी कोइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। और फर्स्ट कोइल में अगर आपने करंट में चेंज किया और सेकेंड कोइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाता है तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण में एक कुंडली की आवश्यकता होती है, केवल वन कोइल की रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसमें दो कुंडली यानी टू कोइल की रिक्वायरमेंट होती है, दो कोइल इसमें चाहिए, दो कुंडली की इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट भी अपना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये भाई इसमें जो धारा उत्पन्न होती है वो मुख्य धारा को क्या करती है, प्रभावित करती है, यानी मेन करंट को वो इफेक्ट करती है, जबकि इसमें ऐसा कोई घटना होती ही नहीं है, ठीक है, ऐसा फिनोमिना इसके अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। ये बच्चों डायग्राम है, ठीक है, बना लेना देख के, ठीक है, वीडियो रोक के बना सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, स्वप्रेरण क्या है, व्यंजक निगमित कीजिए। लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। यानी कि अपने को पहले तो जो एक्सप्लेन द सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, स्वप्रेरण क्या है। तो देखो मैं तो सामान्य सी बात है कि फ्लक्स में परिवर्तन करने पर धारा उत्पन्न होती है, तो फाई बराबर एल आई, तो एल बराबर फाई बाई आई। अगर किसी परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित की जाए, मतलब क्या मान लें, किसी परिपथ प्रवाहित होने वाली धारा एकांक हो तो स्वप्रेरण फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है, ये कह सकते हैं। यानी कि अगर करंट क्या हो, यूनिटी हो, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसका चेंज इन फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द चेंज इन फ्लक्स। इसकी यूनिट हेनरी होती है, ठीक। अब आपको इसके लिए, किसके लिए,
भाई लंबी परिनलिका के लिए व्यंजक प्राप्त। अच्छा, इसमें आप चाहें तो स्वप्रेरण के लिए और भी चीजें देख सकते हैं। इसका जैसे एक्सप्लेनेशन में एक और डेफिनेशन आपकी ऐसे हो सकती है कि फाई ई इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था डी फाई बाई डी टी होता है, तो ई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, फाई की जगह आप लिख लो एल आई, तो ये हो जाएगा आपका ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो करंट में जो चेंज हो रहा है, धारा के मान में जो परिवर्तन हुआ है, उसको आप क्या मान लो, 1 मान लो। तो इस कंडीशन में जो विद्युत वाहक बल है वो स्वप्रेरण के इक्वल होगा, यानी कि ईएमएफ जो है वो काई के इक्वल होगा, आपका सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न तो हो गया, स्वप्रेरण क्या है, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। अब अपन देखते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या है कि लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए अपने को सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, स्वप्रेरण का व्यंजक चाहिए। देखो बहुत सरल है, स्वप्रेरण या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। अगर किसी का भी अपने को स्वप्रेरण और सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो अपने को L इज इक्वल टू फाई बाई आई, हमारा यहाँ मुख्य लक्ष्य होता है फाई निकालना। फाई आ जाएगा तो अपने पास स्वप्रेरण आ जाएगा। तो फाई निकालने के लिए हम लोगों ने फाई का जो है फ्लक्स का जो सूत्र होता है, फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न अपन ले लो ए, तो एन ए हो जाएगा। अब परिनलिका के लिए फ्लक्स क्या होता है, परिनलिका, अब बी चाहिए, बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, तो परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र, परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्या आ जाएगा, सोलेनोइड। तो क्या ले लेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल, ये होता है, आपको पढ़ा हुआ है अपन ने मूविंग चार्जेस एंड फील्ड में। अब फाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू एन ए। तो ये आ गया हमारे पास फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बाई एल, और फाई की जगह वैल्यू रख दो तो म्यू नॉट एन वर्ग ए आई बाई एल बाई आई, आई से आई कैंसल। ठीक है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वर्ग ए बाई एल हेनरी। ठीक है, अगर इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर पूछ ले तो वो भी लिख सकते हैं, एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एल प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं और क्षेत्रफल के अनुक्रम, देखो जैसा कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये अगला प्रश्न है, ये 5 नंबर में है, वहां 4 मार्क्स लिखने में आ गया गलती से, है ना, ये जो 4 लिखा हुआ 5 मार्क्स के हैं, ये सब 5 मार्क्स। दो कुंडलियों के मध्य पी और एस का स्वप्रेरकत्व क्रमशः है। ठीक है, स्वप्रेरण अपन ले लो कि भाई L1 L2 है। ठीक है, L1 व L2 है ना, इनके मध्य आदर्श युग्मन है, सिद्ध कीजिए कि इनके मध्य अन्योन्य प्रेरण। फर्स्ट ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन L1 L2, ये प्रूव करना बच्चों आपको, M इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2, ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये सिद्ध करना है, यानी कि अब अपने पास जो सोलेनॉइड हैं, हमारे पास 2 कुंडलियां हैं, 2 सोलेनॉइड हैं और उनके बीच में आदर्श युग्मन है। ठीक है, एक तो आपकी प्राथमिक कुंडली है और एक आपकी द्वितीयक कुंडली है। ठीक, अब सबसे देखो, जब आप प्राथमिक कुंडली के लिए निकालोगे तो स्वप्रेरण अपने को दोनों का निकालना है, L1 और L2। तो पहले प्राथमिक का स्वप्रेरण निकलेगा, यानी प्राइमरी का निकलेगा, और फिर द्वितीयक का निकलेगा। ठीक, तो सबसे पहले प्राथमिक कुंडली का स्वप्रेरण निकालते हैं, प्राथमिक कुंडली का स्वप्रेरण, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कोइल। तो प्राइमरी कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस जब आप निकालते हो तो ये होगा आपका L1 फाई बाई, देखो वही तरीका है जो अभी अपन ने निकाला था, फाई बाई आई होगा, तो फाई बाई आई पी होगा, फाई जो होगा हमारे पास B होगा, BN1 A कर दो बाई आई पी, और B जो है हमारे पास क्या है,
म्यू नॉट NI बाय L, IP कर लो इसमें, तो ये आपका N1A बाय IP, इससे एक आंसर। तो ये हमारे पास जो आया L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बाय L, ठीक, जो बचा मल्टीप्लाई करने के बाद या सिमिलरली, यानी इसी प्रकार इंग्लिश वाले लिख लेना सिमिलरली, इसी प्रकार L2 इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट N2 का वर्ग A बटा L, ये कर देगा। अब ये तो हो गया हमारे पास स्व प्रेरण। अब एक चीज और निकालो आप, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण निकालने का तो देखो, आपके जब फ्लक्स निकालोगे, यानी कि M जब निकालते तो वो तो M तो वही आना है, फाई एस बाई आई पी ही आएगा, बस फाई एस चेंज हो जाएगा, BN2A बाई आई पी, ठीक है। अब B जो है हमारे पास वही है कि म्यू नॉट N1 IP बाई L, ठीक है। यहाँ पर A बाई IP से IP कैंसल, तो ये और N2A करना है ना, तो म्यू नॉट N1 N2A बाई L, ठीक है बच्चों। ये तो आ गए हमारे पास, जो दोनों चीजें अपन को जरूरत है वो निकाल ली। अब अपने को यहाँ जो मुख्य जरूरत है, अपने को लाना क्या है, M इज इक्वल टू, तो अपन ले लो RHS पोर्शन L1 L2, और इस L1 L2 में वैल्यू रखो। L1 का वैल्यू है म्यू नॉट N1 वर्ग A बाई L, N2 की वैल्यू है म्यू नॉट N2 वर्ग A बाई L, और ये रूट से जब बाहर आएगा तो ये आएगा म्यू नॉट N1 N2A बाई L, ठीक। और ये जो आया देखो इसके इक्वल आया है ना, यहाँ पर अपन ने नीचे इस पे बिल्कुल नीचे लिख दिया है, ध्यान रखना, M के इक्वल आया म्यू नॉट N1 N2A बाई L, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, M, तो आ गया आपका म्यू इज इक्वल टू M इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2। ये दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य, अच्छा संबंध भी बोल सकते हैं इसको, अन्योन्य प्रेरण और स्व प्रेरण के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब 2 मीटर लंबाई तथा व्यास 4 सेंटीमीटर वाली एक परिनलिका के 2000 फेरे हैं, इनके मध्य 1000 फेरों वाली द्वितीय कुंडली परिनलिका लिपटी हुई है, दोनों परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। देखो भाई, जो प्रश्न बैंक आई है उसमें प्रिंट मिस्टेक है, इसमें बहुत उल्टा सीधा लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो ये वाला सही है, इसको मिला लीजिएगा। A solenoid of diameter 4 cm, length 2 meter, has 2000 turn. Secondary, it is a solenoid turn 10,000 middle. तो calculate the mutual inductance between the solenoid. देखो, परिनलिका जो है वो आपकी 2 मीटर लंबी है, और इसका जो व्यास है वो है 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो सेंटीमीटर को काय में कर लो, मीटर में। तो अब आपके पास जो रेडियस निकालोगे D/2, ठीक है। तो 4 है ना, सॉरी 4 सेंटीमीटर है, मैंने आधा डायरेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 4/2 इंटू 10⁻², 2 2 से 4, तो 2 गुणित 10 की घात -2, ये तो आपकी आ गई बच्चों त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या हो गई मीटर। और हमारे पास N1 है फेरों की संख्या 2000, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 बराबर हमारे पास 1000 है। हमें चाहिए यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व, जो इसका व्यंजक अभी हाल आप लोगों ने निकाला, म्यू नॉट N1 N2A बाय L, ठीक है, ये निकाला था हम लोगों ने अभी, ठीक। अब देखो, कुछ भी नहीं करना है, केवल मान रखना है बेटा। म्यू नॉट का मान होता है, सब लोग जानते, 4 पाई गुणित 10 की घात -7। N1 हमारे पास कितना है, 2000, N2 है आपके पास 1000, और एरिया आप निकालेंगे यहाँ पाई आर वर्ग करके, तो पाई आर का मान हमारे पास है यहाँ 2 गुणित 10 की घात -2 का वर्ग बटे में ये 2, ठीक। इन सब का हल आप लोग कर लेना, मैंने पहले से हल कर लिया था, इसलिए मेरे दिमाग में वो आंसर है, तो 1.5 × 10⁻³ हेनरी, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, 1.58 गुणित 10 की घात -3 हेनरी। नेक्स्ट, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्व प्रेरण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस प्लेन सर्कुलर कोइल, ठीक है, ऑफ 2 फैक्टर्स, व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन, हाउ। देखो, समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए
स्वप्रेरण का व्यंजक अपने को निकालना है। तरीका वही है। देखो सबसे पहले आपको चाहिए स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, तो सेल्फ इंडक्टेंस आपका था पाई बाय आई। पाई चाहिए तो फाई क्या था हमारे पास, बी एन वन एन ए। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, बी। अब समतल वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये कहाँ पढ़ा था, याद आ गया? ये हमने पढ़ा था म्यू नॉट एन आई बाई टू आर। ये अपन थर्ड चैप्टर में मूविंग चार्जेस एंड फील्ड में है ना। अब ये पाई का बी का मान यहाँ रख दो, तो ये आ गया म्यू नॉट एन आई बाई टू आर इंटू एन ए। तो ये होगा आपका म्यू नॉट एन वर्ग आई ए बाई टू आर। ठीक है, चाहे तो आर ए की जगह पाई आर वर्ग भी रख सकते हैं, मैं नहीं रख रहा हूँ। म्यू नॉट एन वर्ग आई, चाहे तो ऐसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ पाई आर वर्ग रखने की। ठीक है, आई बाई टू आर, आई से आई कैंसिल और इस आर से ये आर कैंसिल कर दो, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका एल बराबर म्यू नॉट एन वर्ग पाई आर बाई टू। ठीक है, तो अब जो आया हमारे पास, एक तो लंबाई के, एक तो फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, एक त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, और एक जो मटेरियल होगा उसको अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब फेरों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे तो भी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, रेडियस यानी त्रिज्या बढ़ा देंगे तो भी स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गतिज विद्युत वाहक बल क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। तो देखो जब चुंबकीय फ्लक्स गति करता है तो चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को उसका क्या बोलते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल अपन बोलते हैं ना। यहाँ ये गलत लिखा, उत्तर भी लिख दिया अपन ने इसमें ना, गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब कि जब देखो कोई चालक है, मतलब जो कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में गमन करता है, ये देखो आपने ये इनसाइड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अपन ने एक वायर ले लिया जो कि ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये वायर यहाँ पर ऐसे गति कर रहा है। तो अब ये जो मोशन कर रहा है इसके कारण जो ईएमएफ, क्योंकि फ्लक्स में चेंज तो होगा ही, जब मोशन करता है तो फ्लक्स में चेंज होता है, तो जो फ्लक्स में चेंज होगा उसके कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसे क्या बोलेंगे, गति की ईएमएफ बोल देंगे। ठीक, तो ये एक रेक्टेंगल ले लिया यानी कि आयत ले लिया, ये एल एक्स दूरी ले ली अपन ने, और अपने को यहाँ क्या चाहिए, विद्युत वाहक बल चाहिए। तो सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती है क्षेत्रफल की, है ना। इसकी जरूरत पड़ती है क्षेत्रफल की, मतलब फ्लक्स की जरूरत निकालते हैं तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए होता है बच्चों। और बी ए एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रीथ, फाई आ जाएगा बी एल एक्स। और अब आपको चाहिए यहाँ पर विद्युत वाहक बल, तो डी फाई बाई डी टी कर देना इसका, तो डी फाई डी टी, डी बाई डी टी, फाई की जगह अपन ने लिख दिया एल एक्स बी एल एक्स। ठीक है, तो b तो आपका b और l कांस्टेंट कर दो, यहाँ आ जाएगा dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी बच्चों वेलोसिटी होता है, तो BLV। ये आपका विद्युत वाहक बल का व्यंजक आ गया, गतिज विद्युत वाहक बल का। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, हम आने वाले समय में आपको आईएमपी क्वेश्चनों की भी एक सीरीज लेकर आएंगे, एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे आईएमपी क्वेश्चंस को। तो बोर्ड की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी आपकी। ठीक है, आपकी जो 17 फरवरी से एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं तब तक में मैं आपकी पूरी फिजिक्स तैयार करवा दूंगा, और फिजिक्स के पेपर के दिनों में भी आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।